प्यारे बच्चों, आप सभी टेलीविज़न देखते हैं। कुछ पौराणिक फिल्में और पौराणिक नाटक भी आपने देखे होंगे। उनमें आपने अक्सर देखा होगा कि किस तरह से ऋषि मुनि पुरातन समय में मोर पंख को स्याही में डुबोकर लिखा करते थे। अक्सर हम जो पौराणिक नाटक हैं हमारे, जैसे महाभारत, रामायण आदि में हम देखते हैं कि ऋषि मुनि लेखन कार्य के लिए हाथ से सरकंडे की कलम या मोर पंख के साथ लिखा करते थे। और नाटकों में ही जो कुछ राजनीतिक जीवन से संबंधित नाटक थे, उनमें आप अक्सर ये भी देखते होंगे कि एक राज्य से दूसरे राज्य को जो कभी पत्र जाते थे, वो किस तरह से कपड़े की एक पट्टिका पर लिखे होते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही प्रिय बच्चों, छापे खाने के आविष्कार से पहले हस्तलिखित लेखन जो था वो प्रचलन में था। अक्सर इसी तरह से लिखा जाता था। मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है, ये आप समझ सकते हैं। सुबह सुबह उठकर हमें अखबार पढ़ने के लिए चाहिए होती है। दिनांक देखने के लिए हमें कैलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। पढ़ने के लिए हमें पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, ये सभी चीज़ें हमारे पास क्यों हुई हैं? क्योंकि ये सब मुद्रित हैं, इन्हें छापा जाता है। इस अध्याय में हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे कि कैसे यह पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। आइए जानते हैं कुछ शुरुआती छपी किताबों के बारे में। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से की जाती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या खुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर और सुडोल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। प्रिय बच्चों, बचपन में आपने भी बहुत सारे सुलेख लिखे होंगे, हिंदी भाषा में भी और अंग्रेजी भाषा में भी। यानी किसी भी भाषा की वर्णमाला या सामग्री जब सही सही कलात्मक ढंग से लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो उसे सुलेख कहते हैं। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। 17वीं शताब्दी आते आते चीन के शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विविधता आई। पढ़ने की नई संस्कृति एक नई तकनीक के साथ आई। 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ। अब पढ़ते हैं जापान में मुद्रण। चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी 868 में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे हुए चित्र भी हैं। 18वीं सदी के अंत में एदो के शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है, जिसमें हम चाय घर के मजमों
कलाकारों और तवायफों को देख सकते हैं। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री महिलाओं, संगीत के साजों, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबों आदि से पुस्तकालय और दुकानें भर गई थी। प्रिय बच्चों, आइए अब जानते हैं कि किस तरीके से यूरोप में मुद्रण संस्कृति शुरू हुई। सदियों तक चीन में रेशम और मसाले रेशम मार्ग से, सिल्क रूट से यूरोप आते रहे थे। 11वीं शताब्दी में चीनी कागज भी उसी रास्ते वहां पहुंचा। कागज ने किताबों या मुंशियों द्वारा सावधानी पूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। मुद्रित किताबों को सस्ती और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वेल्व या चर्म पत्र पर ही छपते थे। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जो महंगी किताबें होती थी वो कागज की बजाय किस पर छपती थी? चर्म पत्र पर। इसे किस अन्य नाम से जानते थे? वेलम। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए। लेकिन किताबों की अबाध बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। क्यों? क्योंकि हाथ से कितनी किताबें छापी जा सकती थी? मांग ज़्यादा थी और हाथ से लिखी गई किताबें बहुत ज़्यादा समय मांगती थी। एक किताब से दूसरी किताब पर नकल उतारना बेहद खर्चीला भी था और यह बहुत अधिक समय भी लेता था। पांडुलिपियां अक्सर नाजुक होती थी। उन्हें लाने, ले जाने, रख रखाव में तमाम मुश्किलें आती थी। इसलिए उनका सर्कुलेशन यानी उनका जो चलन था वो सीमित हो रहा था। लेकिन किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यानी तख्ती की छपाई उत्तरोत्तर में लोकप्रिय हुई। 15वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक ग्रंथ छापे गए। जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और मुद्रण तकनीक की ज़रूरत थी, और वो भी ऐसी तकनीक जो सस्ती हो। ऐसे छपाई की एक नई तकनीक का आविष्कार 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः कर दिखाया।